इसमें देखना डिलीट मैटर में वो पॉलिटी चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग को पॉलिटी शुरू करना है। कई बार से ऐसा हो रहा है कि क्लास शुरू होती है और उसके बाद क्या हो जाता है, लॉकडाउन। ठीक है, दो दो बार ऐसा हुआ। 2020 में भी ऐसा हुआ और 2021 में भी। अभी 2021 खत्म नहीं हुआ, अभी संभावनाएं बनी हुई। अब ये संभावना हट जाए तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे देशों में भी हालत बहुत खराब है, लेकिन वहां से भी न्यूज नहीं आ रही है। खासकर ब्रिटेन और यूएस में जो है कोरोना को लेके, अब चाइना में भी कुछ न्यूज ऐसी आ रही। लेकिन देखिए क्या होता है। भारत में तो पिछली बार लोग, पहली बार लोग मजाक में लिए और दूसरी बार मजाक जो है सजा बन गई। पिछली बार तो बहुत ही हालत खराब था अप्रैल और मई में। अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन ऐसे ठीक बने रहे तो देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पॉलिटी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। पॉलिटी हम लोग के जीवन से जुड़ा हुआ है ये। ठीक, आ जाए। इसी पॉलिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा डेमो क्लास में देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। क्या हुआ? कौन सा? कौन सा लाइट? ये क्या? क्या हुआ? नहीं नहीं, कौन सा लाइट कह रहा हो? ये फिर हम दिख रहे हैं साफ साफ? क्या हुआ? अब दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा है अभी? हमारे चेहरे पे लाइट आ रही है पूरी? चलिए, तो हम लोग चलेंगे, पॉलिटिक्स शुरू करेंगे। और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है ये। जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा है? यही पॉलिटी ही है। लेकिन लोग इसको बड़ा कठिन बना के रखते हैं, और बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है। नीचे ला दो जाए। हाँ, इससे प्रॉब्लम हो रहा था? हाँ जी, क्या हुआ? अब सही है? इससे प्रॉब्लम नहीं थी? है? इससे प्रॉब्लम थी? अब नहीं है? अब नहीं है ना? कहाँ दिख रहा है? ऊपर? तो ऊपर की जरूरत है, नीचे देखना है ना। क्वालिटी नहीं दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ना। चलो, तो सबसे आसान और सबसे छोटे सिलेबस में से पॉलिटी का सिलेबस है, लेकिन लोग इसको बहुत बड़ा बना के रखते हैं। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये सिलेबस बड़ा है कि छोटा है, कैसा है, और इसमें सब चीजें सही आ रही हैं, प्रॉपर प्रॉपर चीजें सही आ रही हैं सब इसमें। तो इसमें जो भी एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है, और हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है ये पॉलिटी का चीज। वैसे तो अगर आर्ट्स की भाषा में देखो तो इसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं, क्योंकि हर चीज वहां पे विज्ञान है। विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। किसी भी चीज के विधिवत ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और किसी भी चीज के विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। एक होता है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। क्या होता है? सामान्य ज्ञान, जो हर सामान्य व्यक्ति को जानना चाहिए। और एक होता है विशिष्ट ज्ञान। तो विशिष्ट ज्ञान ही जो है विज्ञान है, जिसको हम साइंस कहते हैं। तो चूंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो हर प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, और खासकर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पहले तो ऐसा नहीं था, अब ये हो गया है कि हर लड़के हर एग्जाम में बैठ रहे हैं। ये पहले सिर्फ बिहार के लड़के किया करते थे, बाकी अन्य स्टेट के लड़के ये काम नहीं। यहाँ के लड़के चपरासी के भी एग्जाम में बैठते थे, आईएएस के एग्जाम में भी बैठते थे।
जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बैठते थे। उसी का भी एक जो है परिणाम आया कि एक आईआईटी का लड़का ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, टेक्नीशियन वाला। तो आईआईटी पढ़ने से उसको फायदा क्या? तो ये क्यों? क्योंकि कारण ये है कि किसी भी हालत में हमको नौकरी चाहिए। क्या चाहिए? नौकरी। वो चाहे 20,000 हो, अभी सरकारी नौकरी चाहिए। और सरकारी नौकरी पा जाओ तो फिर क्या करोगे? फिर अगले बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे। फिर वो पा जाओगे तो फिर अगले बड़े, मतलब सरकारी नौकरी नौकरी करने के लिए नहीं चाहिए, पैसा के लिए चाहिए, ताकि हम आगे की तैयारी कर सकें। तो सरकार अब धीरे धीरे इन सब चीजों पे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दी है कि जब नौकरी करना हो तो क्या कीजिए? सिर्फ नौकरी कीजिए, कि दूसरे का हक मत मारिए, वरना आप दूसरे का हक मारेंगे ना। और उसमें भी एक समस्या और आ गई है कि पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी नौकरी कर रही हैं। तो कई परिवार ऐसे हैं जहां पे एक पुरुष नौकरी नहीं पा रहा है, और कई परिवार, अब लड़की नौकरी करने लगी तो लड़का भी कौन सा चाहिए? नौकरी वाला चाहिए। तो पत्नी भी कमा रही है और पति भी कमा रहा है, वो फर्स्ट क्लास बढ़िया वाली जिंदगी जी रहे हैं। और एक दूसरा परिवार ऐसा है जहां सिर्फ और सिर्फ पति ही कमाने की कोशिश कर रहा है, वो भी ठीक से नहीं कमा पा रहा है। उसमें भी फिर आरक्षण व्यवस्था, महिलाओं के लिए विशिष्ट आरक्षण व्यवस्था, तो लड़के बेचारे दुखी हैं। लेकिन इसी समस्या पे एक व्यक्ति ने रोक लगाया था जिसका नाम था हिटलर। कहा कि घर में पति या पत्नी दोनों में से कोई एक ही कमाएगा, दोनों नहीं कमाएंगे, ताकि हर व्यक्ति का परिवार चल सके। लेकिन धीरे 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 समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए, तभी हो रहा कि नहीं भाई, लड़कियों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन समस्या है कि जब बराबर अधिकार मिलेगा तो अधिकार कहीं बाहर से नहीं आ रहा, अधिकार इतना ही है, उसमें से दे दो थोड़ा थोड़ा सबको। तो आजकल धीरे धीरे बहुत सारे परिवारों में क्या है कि एक परिवार के बहुत सारे लोग को नौकरी मिली हुई, और दूसरे परिवार में सभी लोग क्या हैं? बेरोजगार। तो इससे जो है सब अपनी एक अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो आजकल एक प्रवृत्ति हो गई है कि हर एग्जाम में बैठना। तो इसीलिए जो बड़े बड़े एग्जाम के लोग तैयारी कर रहे हैं वो सारे के सारे छोटे एग्जाम में भी बैठ जा रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे कंपटीशन टफ होता जा रहा है, कंपटीशन की मेरिट बढ़ती जा रही। ठीक है। और अब एक नई चीज और प्रवृत्ति आ गई कि अब ऑनलाइन सब लोग आ गए हैं, तो अब कहीं के टीचर से कहीं का लड़का पढ़ सकता है। पहले क्या होता था, पर्टिकुलर एक शहर होता था कि वहां तैयारी करने चले जाओ, वहां तैयारी करने चले जाओ। लेकिन अब क्या है कि छोटे छोटे गांव में भी इंटरनेट पहुंचने से, मोबाइल पहुंचने से कहीं का बच्चा किसी भी टीचर से कुछ भी पढ़ सकता है। प्लस दुनिया भर का पीडीएफ आ गया, दुनिया भर का जो है टेलीग्राम चैनल आ गया, फेसबुक चैनल आ गया। तो अब सारी इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से सब जगह पहुंच जा रही। पहले ये सारी इंफॉर्मेशन आसानी से एक दूसरे जगह नहीं पहुंचती थी, तो इसलिए पर्टिकुलर एक शहर में पर्टिकुलर एक टीचर से पढ़ने वाले लड़के ही ज्यादा सेलेक्ट होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। अब हर लड़के की पहुंच हर टीचर के पास हो गई है, और हर टीचर की पहुंच हर लड़के के पास हो गई। सारा इंफॉर्मेशन हर जगह जा रहा है। तो अब धीरे धीरे कंपटीशन का लेवल और बढ़ेगा। इधर 1-2 सालों में जो हुआ है ना ये ऑनलाइन सिस्टम, इससे कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा और टफ होगा। पहले आदमी सोचता था कि हम पटना चले जाएंगे, हम दिल्ली चले जाएंगे तो हम तोप मार देंगे, हम गोली उड़ा देंगे, हम बम उड़ा देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। एक छोटे से गांव में भी जहां पे इंटरनेट फैसिलिटी उपलब्ध है, जहां पे जिसके हाथ में मोबाइल उपलब्ध है, वो सबसे पढ़ सकता है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब यूट्यूब पे भी आ गए हैं। प्लस बहुत सारे सस्ते कोर्सेज जो हैं मोबाइल ऐप पे आ गए हैं। तो इससे धीरे धीरे जो है ये शिक्षा का प्रसार तो हो रहा है, लेकिन सबके पास पहुंच रहा। और ये सबके पास पहुंचना बहुत अच्छी चीज नहीं। कोई भी चीज सबके पास पहुंच जाए तो बहुत अच्छी चीज नहीं। इसीलिए बेरोजगारी की दर अब क्या होती जा रही है? और तेजी से बढ़ रही। कारण क्या है? हर व्यक्ति पहले, अब शुरू करते हैं पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी का यही सब मुद्दा है, बेरोजगारी पॉलिटी में ही आ जाता है। पहले क्या था कि कुल मिला के जो ग्रेजुएट्स होते थे वो कुल मिला के समाज में 10-15% होते थे। 10-15% से ज्यादा लोग नहीं होते थे। गांव में देख लीजिए, कोई 1 ग्रेजुएट हो, कोई 2 ग्रेजुएट हो, तो सरकार को भी नौकरी देना अब क्या था? आसान था। आज क्या है कि गांव के जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो सब कम से कम ग्रेजुएट्स हो जा रहे हैं। अच्छा, नॉलेज उनके पास 1 पैसे का नहीं, ज्ञान उनका शून्य है एकदम। सिर्फ 5 प्रश्न पढ़ के जाना है और
बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर क्या कर जाना है, 15 क्वेश्चन में डिग्री आपको मिल गई। अब वो लड़का जो ग्रेजुएट हो जाता है, वो लड़का जो नकल मार के पास हो जाता है, समाज में तो भाई ये कहेगा ना कि हम ग्रेजुएट है। तो जब बेरोजगारी की मांग होगी तो सबसे ज्यादा पहले लोग यही पहुंचेंगे, जिनके पास डिग्री तो है लेकिन ज्ञान नहीं। अब इसी ज्ञान प्राप्ति के लिए लोग जाके अलग अलग जगह पे कोचिंग करते हैं। आप लोग की कोचिंग करने का मेन कारण क्या है? अब बहुत सारे कोचिंग वाले टीचरों के पैसा कमाने का कारण क्या है? सरकार की पॉलिसी। जब बचपन में थे तो आप खूब जम के पढ़ते थे, स्कूल नहीं जाए तो अगले दिन पूछा जाता था स्कूल क्यों नहीं गए, होमवर्क नहीं करते तो पूछा जाता था होमवर्क क्यों नहीं किए। टीचर ही पूछती थी, घर वाले ही पूछते थे। और जो जो बड़े होते जाते हैं कोई आपसे नहीं पूछता बेटा स्कूल गए कि नहीं, कोई आपसे नहीं पूछता होमवर्क किए कि नहीं, कोई आपसे इस तरह का प्रश्न कोई पूछता ही नहीं। और उस समय बड़ा मजा आता है कि कोई हमसे पूछ नहीं रहा है। लेकिन जितने नहीं पूछने वाले हैं 2-4 साल का बस इंतजार करते हैं, उसके बाद पूछना शुरू करते हैं कुछ नौकरी की मिली कि। और जब तक आप या तो आत्महत्या न कर लें या नौकरी ना पा जाए, दो ही है, तीसरा कोई कारण नहीं है, तब तक आपसे ये प्रश्न पूछते रहे। तो इसलिए धीरे 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 जब सबके पास सब पहुंच गया तो बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ेगी। और इतनी बड़ी जनसंख्या को दुनिया में कोई भी देश, कोई भी सरकार, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री नौकरी दे नहीं सकता। काम करवा सकता है, नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। और हम लोग काम नहीं करना चाहते, हम लोग क्या चाहते हैं? सरकारी नौकरी। काम करने का मतलब कोई भी काम दे दिया जाए। चाइना ने ये किया कि चाइना अपने यहां लड़कों को शुरू से ही ये फालतू का नॉलेज नहीं पढ़ाता, हिस्ट्री क्या है जो, और भी वहां कॉन्स्टिट्यूशन सब लोग नहीं पढ़ते। ये इंडिया जैसा सबसे बड़ा बेवकूफ देश है जो क्या पढ़ता है, सब बच्चों को यहाँ पे क्या पढ़ा जा रहा है, कौन पढ़ के आप क्या करेंगे? अगर मैं पूछूं कि ये पॉलिटी पढ़ के आप क्या करेंगे तो आपको खुद ही नहीं मालूम क्या करेंगे। परीक्षा देंगे, क्या करेंगे? बाकी इसका जीवन में आपको उपयोग बहुत ज्यादा कहीं दिखता उगता अगर आपके परीक्षा में नहीं आता तो पॉलिटी पढ़ते क्या आके? अब तक जरूरत नहीं थी तो नहीं पढ़े। इकोनॉमिक्स पढ़ के क्या करेंगे? परीक्षा पास करेंगे। साइंस पढ़ के क्या करेंगे? परीक्षा पास करेंगे। हिस्ट्री पढ़ के क्या? परीक्षा। ज्योग्राफी परीक्षा। करंट अफेयर, पागलपन का करंट अफेयर्स, अनावश्यक करंट अफेयर्स। तुम्हें बताया जाए ना, जाके जाके यहाँ के डीएम साहब, चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पूछ लो क्या हो रहा है, उन लोगों को जानकारी नहीं। उनको एक व्यक्ति बताता है कि साहब ये घटनाएं, अच्छा ये घटनाएं घट रही। डॉक्टर, इंजीनियर्स, सरकारी नौकरी वाले, सरकारी स्कूल के टीचर, उनको इससे कोई मतलब नहीं। और हम सारे स्टूडेंट इसी पागलपन में मरे जा रहे हैं। भारत का सीएजी कौन नियुक्त हुआ, कभी जिंदगी में उससे मुलाकात नहीं होने वाली। भारत का थल सेनाध्यक्ष कौन बना, फलाने जगह का राज्यपाल कौन है, धमाके जगह का मुख्यमंत्री, जान के क्या करोगे बताओ? ये चीजें हमको रोजी रोटी देंगी? ये सिर्फ एक ही जगह काम आता है, कहां पे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, परीक्षा में। इसी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की बात हो रही, इसी शिक्षा क्या हो रही, बदलने की बात हो रही। कल मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट किया था, कल मैंने पढ़ा था एक जगह कि अभी जैसे अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकला, 20 साल रहा, वो क्या किया उसको खुद ही नहीं मालूम कि हमने 20 साल क्या किया। उसको इस बात की जानकारी नहीं कि हम 20 साल क्या किए। बस गए थे ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए और वो कभी मार दिए थे, काम खत्म। तो फिर 20 साल वहां क्या कर रहे थे? वहां कोई व्यवस्था तो उन्होंने बनाई नहीं, फिर तालिबान वाले सब वही काम करना शुरू कर दिए। भाई उनका जिनका मूल ही है वो कैसे बदल जाएगा? सुअर को जो है 20 साल रखो बढ़िया लोगों के बीच में तो अपने मूल आदत को छोड़ देगा क्या? कुत्ते को इंसान के बीच रहने से कुत्ता जो है इंसान हो जाता है क्या? भले इंसान कुत्ता हो जाए, नहीं कुत्ता इंसान नहीं होता, वो अपना मूल नेचर छोड़ने वाला नहीं। तो तालिबानियों को भी साथ रख के इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। अब उसी में मुझे कहानी पढ़ने को मिली कि ऐसे ही वियतनाम पे भी जो है अमेरिका ने हमला किया था और लगभग 20 साल लड़ाई चलती रही। बाद में अमेरिका वाले हार के छोड़ के चले गए वियतनाम। तो फिर वहां के एक बड़े नेता प्रधानमंत्री से पूछा गया कि आप कैसे युद्ध जीते? तो कहे कि हम एक देश के एक बहुत महान राजा थे, उनकी कहानी पढ़ा करते थे और उसी से हमने देश अपने जो है अमेरिका वालों को हरा दिया। कहा कौन था वो राजा? कहा महाराणा प्रताप। कौन था?
कहा उसके बाद उनके बारे में क्या पढ़े, कहा पढ़े कि अपने देश की आजादी के लिए, अपने क्षेत्र की आजादी के लिए वो घास की रोटी खाते थे। तो हम लोगों ने भी यही सोच लिया कि हम लोग भी यही काम करेंगे, देश को गुलाम नहीं, अपने क्षेत्र को गुलाम नहीं होने देंगे, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। और उन्हीं के आदर्शों पे चले, और आदर्शों पे चलने के बाद हम लोगों ने ये आज जो है अमेरिका से आजादी पाई, अमेरिका को हरा दिया। और फिर उसने जो है अपने सारे मंत्रियों से, अपने लोगों से कहा कि जब मैं मरूंगा तो मेरे समाधि पे लिखवा देना कि महाराणा प्रताप का एक शिष्य, ठीक है, महाराणा प्रताप का एक शिष्य, और उसके समाधि पे यह लिखवाया गया। लेकिन क्या ये इतिहास आपको पढ़ाया जाता है? क्या आपने ये कहानी कभी सुनी है? ऐसी कहानी से हम लोग के इतिहास में कोई वास्ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जब सब्जेक्ट तैयार किया जा रहा था तो हमको शुरू से ही हमारे इतिहास में हमको गलत चीजें ही पढ़ाई जाती हैं, अच्छी चीजें, नैतिकता के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, गलत लोगों के गलत चीजों को पढ़ाया जाता है। और परिणाम स्वरूप हम जब बड़े होते हैं तो वो चीजें अपने आप हमारे में आ जाती। ओके, उसी तरह हमारा पॉलिटी भी। लेकिन परीक्षा क्वालिफाई करना है तो पॉलिटी हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए परीक्षा के नाम पे इस पॉलिटी को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि यूपी हो बिहार, उसका सबसे पहला टॉपिक यही होता है, पॉलिटी के बारे में, राजनीति के बारे में जाने। हमें कुछ और आए चाहे ना आए, लेकिन हम लोगों को क्या आता है? राजनीति आता है। तो अब थोड़ा सा राजनीति को अच्छे ढंग से सीख लेते हैं, ठीक है? तो चलिए इसी पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मली हम लोग के एग्जाम में जो भी पॉलिटी पूछी जाती है तो वो पॉलिटी दो तरह की चीजें पूछी जाती हैं। एक तो हमारे देश के संविधान के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में? संविधान, कि हमारे देश का संविधान क्या। अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, पहले में सिर्फ कहानी सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाता है कि संविधान क्या है, ठीक है? और उसके बाद दूसरी चीज जो हम लोग के एग्जाम में हमसे पूछी जाती है वो संसद के बारे में पूछी जाती है कि हमारे यहां संसदीय व्यवस्था कैसे चलती है, पार्लियामेंट का सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट का हमारे यहां सिस्टम क्या है। यही दो टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम में हमसे क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। दूसरा, इसके अलावा हमारे यहां ये पूछा जाता है कि हमारे जो शासन व्यवस्था, हमारे यहाँ जो सिस्टम है शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था कैसे चलती, कैसे चलती है हमारे यहां शासन व्यवस्था, ठीक है? हमारे यहां जो सिस्टम जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है? सिस्टम खराब है कि अच्छा, इस पर कोई डिस्कशन नहीं। कुछ मामलों में अच्छा भी है, कुछ मामलों में खराब भी है, चला रहा है। तो शासन व्यवस्था कैसे चलती है ये पूछा जाता है प्रश्न। तो इसी में प्रश्न आ जाता है कि ये शासन व्यवस्था होता क्या है भाई? क्या चीज है शासन व्यवस्था? क्या ये होता है? ठीक, क्या जब तक संविधान, जब तक संसद नहीं था उसके पहले हमारा ये देश नहीं चलता था? अब भी हमारा देश चलता था। क्या हमारी व्यवस्था खराब थी जो आज बहुत अच्छी हो गई है? क्या पहले खराब थी जो आज बहुत अच्छी हो गई है? नहीं, पहले हम इससे बेहतर थे, क्योंकि पहले हम दुनिया के नंबर 1 देश हुआ करते थे। आज हम जो है दुनिया के कई जो है क्षेत्रों में सबसे पिछड़े देशों में काउंट किए जाते हैं। तो पहले की व्यवस्था हमारी बेहतर थी, तभी तो हम नंबर 1 थे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। कारण क्या था? कि हमारे यहां जो रोजगार व्यवसाय थे, रोजगार व्यवसाय, उसमें स्वरोजगार का प्रथम स्थान था। किसका प्रथम स्थान था? स्वरोजगार का, कि आप स्वयं का अपना रोजगार करें। और इसी स्वरोजगार के लिए हमारे यहां एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसको हम कहते थे कास्ट सिस्टम या जाति व्यवस्था। क्या कहते थे? जाति व्यवस्था। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाया जाता था। जिस भी घर परिवार में आप हैं, आपके परिवार का एक विशिष्ट ज्ञान होगा, और उस विशिष्ट ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी बिना पैसे के ट्रांसफर किया जाता था। बचपन से आप देख रहे हैं और अपने आप क्या हो जाते थे? सीख जाते थे। तो उससे क्या होता था कि जब आप बड़े होते थे तो कम से कम आपको ये वाला काम तो आता था, इसके अलावा कुछ आप और सीख लें तो बात अलग। तो इस कारण हमारे यहां रोजगार के लिए हमको भटकने की जरूरत नहीं, पहली चीज। दूसरा क्या? कि हमारे जो जीवन जीने का तरीका था
वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का तरीका था। हम हमेशा प्रकृति में रहते थे, नेचर में, और प्रकृति के साथ साथ हमारी जरूरतें बहुत कम होती थी। हमारी जितनी भी जरूरतें हो क्या होती थी, बहुत कम होती थी। और जितनी भी जरूरतें होती थी हम उसको अपने स्थानीय लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे ही पूरा कर लेते थे। बाहर जाने की हमें जरूरत नहीं थी। इसीलिए हमारे यहां शादी ब्याह भी दूर दूर नहीं होता था, अगल बगल के ही गांव में होता था। अभी भी होता है। आपके यहां के कोई कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी शादी जो बिहार से तमिलनाडु में हो गई हो, भाग गया हो, कोई बात अलग है। इवन की दूसरे जिले में भी नहीं होती। कई लोग का तो अपने जिले के आसपास ही 4-5 गांव छोड़ के बहुत सारे आपकी रिश्तेदारी, मौसी, बुआ, काका काकी, चाचा चाची लोग होंगे। तो उससे बहुत सारे फायदे थे ना, कि आराम से बगल में पैदल लोग, पहले तो शादी पैदल जाते थे, पहले तो सवारी थी नहीं, पैदल गए, 2-3 दिन रुके, बढ़िया से खाए पिए, और फिर 2-3 दिन बाद क्या हो जाते थे, वापस चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। और सिर्फ यही व्यवस्था नहीं बदली, ये पूरी की पूरी व्यवस्था इसी कारण से बदली। और इसको बदलने वाले जो व्यक्ति थे वो सब थे अंग्रेज। इसको मुस्लिम शासकों ने भी नहीं छेड़ा, इसको बर्बाद किसने किया, अंग्रेज। वो खुद बर्बाद थे। तो आए तो अब किसी शराबी के साथ रहोगे तो क्या सिखाएगा, शराब पीना। वो सब उसी की तरह थे। और चूंकि उसके माध्यम से खूब पैसा कमाए, खूब बढ़िया जिंदगी जीते थे, तो लोगों को लगता था कि यार शराब पीने से लाइफ कैसी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। ये मानसिकता है। बड़े बड़े लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो छोटे लोग बड़े ध्यान से देखते रहते हैं। हम भी पैसा कमाएंगे तो पहला काम क्या करेंगे। जबकि पहले भारतीय समाज में सबसे बुरा माना जाता था। अगर आपके समाज में, आपके परिवार में कोई व्यक्ति शराब पी रहा है ना, तो पूरे परिवार को जो है हे दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था बदल गई। इस व्यवस्था बदलने का श्रेय किसको जाता है, अंग्रेजों को। किसको जाता है। और धीरे धीरे हमने इन्हीं को फॉलो किया। जबकि इनके पास जो व्यवस्था थी, इनकी अपनी व्यवस्था नहीं थी। ये तो सब नंगे घूमने वाले लोग थे। भारत में ही आके सीखे और भारत को ही फिर सिखाने लगे। जैसे जो छोटा बच्चा होता है ना, वो अपने बाप मां से ही सीखता है, और कुछ दिन बाद आपको कहेगा कि बेवकूफ है क्या, एकदम ये साला पैदा हम ही किए, सिखाए हम ही, और हम ही को क्या कह रहा है, बेवकूफ। आप लोग भी अपने बच्चों को कहे होंगे, और आपके बच्चे भी आपको कहेंगे, और आपके पापा अपने बाबा को कहे होंगे बेवकूफे हैं क्या। तो ये सब अंग्रेज आके सिखाए। क्या सिखाए, वही शासन व्यवस्था मुझे आपको बतानी, ठीक है। तो अब जान जाइए कि किसी भी देश में शासन की व्यवस्था चलाने के लिए, शासन व्यवस्था माने क्या होता है भाई, सब लोग आराम से दिए, बस एक ही सिद्धांत है पूरी दुनिया का, जियो और जियो और कुछ नहीं। जीवन में सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि जियो और जीने दो। और ये तभी हो पाएगा जब आप भी शांत रहें, हम भी शांत रहें। लेकिन कुछ राक्षस पैदा होते हैं। कौन पैदा होते हैं, राक्षस। न जिएंगे ना जीने देंगे। और ऐसे घर, परिवार, समाज, राज्य, देश, सब जगह पैदा होते हैं। वो राक्षस पैदा ही होते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव माइंड ही पैदा होते हैं। और अपने साथ डिस्ट्रक्टिव माइंड का ग्रुप बड़ा स्ट्रांग होता है। पढ़े लिखों का स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग होते हैं उनका ग्रुप बड़ा स्ट्रांग होता है। तो उनको भी सुधारना है। और दुनिया का सबसे कठिन काम है दूसरे को सुधारना। सबसे कठिन काम क्या है, दूसरे को सुधारना। तो अब जो शासन व्यवस्था हम देखते हैं यही, कि सब लोग आराम से जिए, किसी कोई टेंशन ना हो, सब लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो, किसी के काम में कोई हस्तक्षेप ना करे। तो अब कहीं की भी व्यवस्था चलाने के लिए हुआ कि क्या होना चाहिए, तो कहा भाई एक ऐसा करो, एक सामान्य सा, सब लोग रह रहे हो ना, तो एक छोटा सा नियम कानून बना दिया जाए। क्या कर दिया जाए, नियम कानून बना दिया जाए। ये नियम कानून क्या होगा, इस नियम कानून को सभी लोग फॉलो करेंगे। नियम कानून बना दिया जाए, और इस नियम कानून को सभी लोग क्या करेंगे, इसको, इसका पालन करेंगे। क्या करेंगे, नियम कानून का क्या करेंगे, नियम कानून का एक नियम कानून बनाना, और फिर नियम कानून का
का पालन करना, सब लोग इसको पालन करेंगे। हुआ कि अगर पालन नहीं किए तब क्या होगा, तो उनको सजा दिया जाएगा। क्या किया जाए, अगर कोई नियम कानून मान लो हम लोग मिलकर बनाए, क्या भाई, कि सुबह 9 बजे आ जाएंगे, तो ये नियम बन गया। अब सब लोग को क्या करना होगा, सुबह 9 बजे, अगर कोई सुबह 9 बजे नहीं आया तो फिर क्या होगा कि नियम न मानने वाले को क्या किया जाए, सजा दिया जाए। ठीक, तो अब किसी भी जगह की व्यवस्था चलाने के लिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पहला तो एक क्या करो, सामान्य नियम कानून बनाओ। क्या करो, सामान्य नियम कानून। दूसरा क्या करो कि उस नियम कानून का सही ढंग से क्या होना चाहिए, और अगर कोई नियम कानून पालन न करे तो उसको क्या मिलनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था चलने लगी तो आपको ये लग रहा है ना कि व्यवस्था अच्छे ढंग से चल जाएगी, हाँ या ना, चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी, है कुछ दिन चलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, क्या चेंज हो जाएगा, चलता रहेगा। क्यों, फिर अगर कुछ नया हुआ तो नया नियम कानून बन जाएगा, फिर उसको पालन कराया जाएगा, और अगर पालन नहीं किया तो क्या होगा, तभी तो कहीं की व्यवस्था चल पाएगी। दुनिया में हर जगह की एक व्यवस्था है, और व्यवस्था सही ढंग से चलने के लिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये 3 क्या है, बहुत, पहला क्या है, जोर से बोलो, दूसरा क्या है, तीसरा नियम का पालन करना, करने वालों क्या करना, सजा। अब हमारे यहां यह शुरू से ही हो रहा था। कैसे शुरू से हो रहा था, तो हमारे यहां शुरू से जो है 3 देवता लोग हैं। कितने देवता लोग हैं, 3 देवता। ये सबसे प्रमुख 3 देवता हैं। एक का नाम है ब्रह्मा, क्या नाम है, दूसरे का नाम है विष्णु, क्या नाम है, और तीसरे का क्या नाम है, महेश, क्या नाम है। ये 3 इंपॉर्टेंट देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आया ना। ये ब्रह्मा ने क्या किया है, इस प्रकृति को बनाया। क्या किया है, इस प्रकृति को बनाया। तो जो प्रकृति को बनाए, जो प्रकृति को जनरेट करे, क्या करे, जनरेट करे, तो उसको कहते हैं जनरेटर। क्या कहते हैं, जनरेटर, मतलब प्रकृति को बनाने वाला। अच्छा, अब विष्णु जी क्या करते हैं, पालन करता, वो पालनहारे, और गाना था ना किसमें, लगान में, तो ये क्या करते हैं, पालन करते हैं। क्या करते हैं, यानी सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज। क्या कहते हैं इसको, सभी को, इनको कहते हैं ऑर्गेनाइजर। क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजर। और ये हाथ में भाला त्रिशूल लिए हुए बदमाशी करोगे तो छेद देंगे अभी, ठीक है। इसीलिए इनके आसपास जितने भी लोग भी रहते हैं वो कोई सीधे उधे नहीं रहते हैं, खुद बैठे रहते हैं साड़ पे, घुसाएगा तो अच्छे अच्छे को उठा के पटक देगा। इनकी पत्नी जी जो है पार्वती हैं, उनका जो है सवारी शेर है, वो भी शरीफ आदमी नहीं है। गले में जो है ये सांप, कि जहां कुछ बदमाशी किया बस कान में लटका रहेंगे बिच्छू को। किसको लटकाए हुए हैं, बिच्छू। तो दुनिया भर की सब व्यवस्था रखे हैं ये सब सजा देने के लिए। काहे के लिए, कि अगर बदमाशी करोगे तो तुमको हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इनको कहते हैं डिस्ट्रॉयर। क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय। तो ये ब्रह्मा जी क्या हो गए, जोर से बोलो, जनरेटर। क्या हो गए, जनरेटर। उसके बाद विष्णु जी क्या हो गए, ऑर्गेनाइजर। महेश क्या हो गए, क्या हो गए, और ये तो पहले से है ना, है कि नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब अंग्रेज सब इन्हीं को चुरा लिए, और चुरा के क्या किए, सब एक नया नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, ये क्या लिखा है, GOD। क्या कर दिए सब, गॉड। ये कौन है लोग, गॉड। अब उनसे कोई पूछने वाला नहीं था कि तुम कहां से चुराए हो। यही 3 शब्द, लाइट कटवा देंगे सब, सिस्टम सब मैक्सिमम सब उन्हीं का बनवाया हुआ है सब, तो सारा सिस्टम गड़बड़ा देंगे। ये जितने लोग लाइव देख रहे हैं, शुरू हो गया, जितने लोग यूट्यूब पे लाइव हैं, मैंने अभी अंग्रेजों की बुराई की तो तुरंत जो है लाइट काट दी है सब। अब इन्वर्टर लगा हुआ है लेकिन उस सिस्टम को शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, सिस्टम शुरू हो गया है।
और हम लोग कितनी अच्छी बात कर रहे थे, सारा का सारा बात जो है अंग्रेज मिटवा दिए सब, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि GOD, गॉड, ये शब्द कहां से आया। ये यहीं से आया है, भारत का ही शब्द है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ये शब्द बना है, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर से। अब देखने में तो ये छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन वास्तव में क्या है, तो मैंने बोला था कि किसी भी जगह की व्यवस्था को चलाने के लिए 3 प्रकार के सिस्टम होना चाहिए। एक तो नियम कानून का बनना, दूसरा क्या करना, पालन करना, और तीसरा क्या होता है, क्या करना, सजा देना। तो ये सजा वाली बात चल रही थी, और इसके लिए मैंने एक शब्द आपको बताया, वो शब्द था आपका क्या, गॉड। शब्द था आपका गॉड, GOD, GOD। और यहां पे G मतलब जनरेटर यानी ब्रह्मा, O माने ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर माने विष्णु, और D माने डिस्ट्रॉयर यानी महेश। मैंने पूछा ये क्या कर रहे थे, तो ये इस प्रकृति का निर्माण कर रहे थे, यानी नियम कानून बना रहे थे। क्या बना रहे थे, ये नियम कानून। तो ये ब्रह्मा जी का काम क्या है भाई, नियम कानून बनाना। क्या करना, नियम कानून बनाना। ये विष्णु जी का काम क्या है, नियम कानून का पालन करवाना, नियम कानून का पालन करवाना। और ये महेश का काम क्या है, जो नियम कानून का पालन नहीं करते उनको क्या करना, सजा देना। क्या करना। अब हमारे देश में ये व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही, आज की नहीं, बहुत पुरानी व्यवस्था है। इसी को अंग्रेजों ने थोड़ा सा बदल दिया। क्या कर दिया, बदल दिया। और कहते हैं कि वो हमारी व्यवस्था, उनकी कोई व्यवस्था नहीं, सब कहां की व्यवस्था है, भारत की व्यवस्था है। तो अब समझ लीजिए कि अब क्या होता है, जो नियम कानून बनाता है तो उसको इंग्लिश भाषा में नियम कानून को कहते हैं लेजिस्लेट। क्या कहते हैं, लेजिस्लेट। क्या कहते हैं, नियम कानून। और जो उसको बनाए उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव। क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव, जो उस कानून को बनाए। अब इस लेजिस्लेटिव को शुद्ध हिंदी में कहते हैं विधायिका। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विधायिका, लेजिस्लेटिव। और ये जो नियम कानून का पालन करवाता है तो वहां उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं काम करवाने को एग्जीक्यूट करना। क्या करना, माने हमने आपको काम दिया और अब आपको एग्जीक्यूशन करना, माने इसको काम को करवाना है, तो उसी से एग्जीक्यूट से बना एग्जीक्यूटिव। क्या बना, और उसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं व्यवस्थापिका या कार्यपालिका। क्या कहते हैं उसको, कार्यपालिका। उसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है। और फिर तीसरा क्या, सजा देना। सजा देना मतलब क्या, सजा ऐसे नहीं होता कि नियम कानून आपने तोड़ा तो आपको सजा मिल जाएगा। पहले देखा जाएगा कि आपने जो नियम कानून तोड़ा है किसी कारण से तोड़ा है कि अपने मन से तोड़ दिया। हमको कोई आया, हम बंदूक उठाए, उसको गोली मार दिए, तो हमको क्या जेल हो जाएगी। चेक किया जाएगा कि आखिर हमने उसको गोली क्यों मारा, ना सजा नहीं होती, पहले जेल नहीं जाएगा। किसी व्यक्ति को शक के आधार पे क्या कहता है, गिरफ्तार किया जाता है। क्या किया जाता है, शक के आधार पे गिरफ्तार किया जाता है। ऐसा कभी हुआ है कि किसी का मर्डर हुआ तुरंत कोई आदमी जेल में चला जाए, कभी हुआ है, नहीं होता है ना। होता है क्या कि शक के आधार पे किसी को, 2-4 लोगों को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। फिर उनसे पूछताछ होगी, पूछताछ में क्या उन्होंने जो है उसको मारा है, अगर मारा है, उस पर शक है, तो पुलिस भी पूछताछ करेगी, कोर्ट भी पूछताछ करेगी। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने मार ही दिया, कंफर्म हो गया कि एक व्यक्ति सामने आया और हमने उसको गोली मारी है, तो कंफर्म है, दिख रहा है, हमने स्वीकार किया कि हाँ साहब हमने इनको गोली मारा, तो क्या हमको सजा हो जाएगी, नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, जब तक ये क्लियर ना हो जाए
क्या ना क्लियर हो जाए कि हमने क्यों मारा है, कारण। अब पता चला कि हमने इसलिए मारा है कि साहब वो भी बंदूक लेके हमको मारने आए थे। अब 2 गोली मारे भी, एक गोली कान के बगल से निकल गया, एक इधर से निकल गया, यहां भी छेद हो गया, यहां भी छेद हो गया। और तब हमने आत्मरक्षा में उनसे बंदूक छीना और छीना झपटी में गोली लग गई। अब तो हमने उनको गोली नहीं ना मारा, हमने अपना सेल्फ डिफेंस किया। क्या किया? आत्मरक्षा किया। उसका प्रमाण क्या है कि वो हमको 2 बार गोली मारे। तो अगर कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में किसी की हत्या करता है या फिर ऐसे बहस में गोली लग गई, तब वो मृत्युदंड का, तब वो अपराधी नहीं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है न्याय प्रक्रिया है। क्या है ये? ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कुछ किया तो तुरंत। तो जब भी कोई व्यक्ति कुछ गलती करता है तो उसके लिए सजा देते हैं, लेकिन हम पूरा न्याय की व्यवस्था देखते हैं और इसी को कहते हैं जज करना। यानी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्यूडिशरी। क्या कहते हैं इसको? ज्यूडिशरी, न्यायपालिका। क्या कहते हैं इसको? न्यायपालिका। यानी किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए कितनी संस्थाएं जरूरी हैं? जोर से बोलो। पहला कौन सी? दूसरी? तीसरी? विधायिका का क्या काम है? जोर से बोलो। कार्यपालिका का, नियम कानून का, और न्यायपालिका का, जो व्यक्ति नियम कानून ना पालन करे उसका क्या करना? सजा देना। ये 3 संस्थाएं, ठीक है। अब इसी 3 संस्थाओं की इस व्यवस्था को बोला गया ये लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्या है ये? लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसमें 3 संस्थाओं का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, लोक में एक शब्द आता है, लोकतांत्रिक में आता है लोक। लोक, लोक माने होता है जनता। क्या होता है? जनता। क्या होता है? जनता। यानी ये पूरा सिस्टम किसके लिए बनाया गया है? जनता के लिए। किसके लिए? अब सारी जनता मिलकर नियम कानून बना सकती है क्या? नहीं। 130 करोड़ लोग कानून बनाने में लगे रहेंगे, रोज मारपीट होगा। क्या नियम कानून के पालन कराने में सबको लगा सकते हैं? क्या सबको जो है जुडिशरी में भेजा जा सकता है? कुछ लोगों को भेजा जाता है और बाकी लोग उसका क्या करते हैं? पालन करते हैं। क्या करते हैं? कुछ लोग नियम कानून बनाते हैं, कुछ लोग पालन करवाते हैं और कुछ लोग सजा देते हैं। लेकिन ये जो कुछ लोग यहां पे गए हुए हैं, ये भी तो बदमाशी कर सकते हैं, आया ना? तो अब ये बात जनता को कैसे मालूम होगी ये बदमाशी की है कि नहीं, ये बदमाशी की है कि नहीं? यानी इनके वाली बात, इनके अच्छाई और बुराई जनता को कैसे मालूम चलेगी? तो एक और देवता आ जाते हैं जिनका काम यही था कि वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको पूरा छूट है, कोई रोक टोक नहीं, इनके यहां भी जा सकते हैं, इनके यहां भी जा सकते हैं। और वो भक्त हैं इनके। किसके भक्त हैं वो? नारायण नारायण नारायण, ठीक है। यानी उनका नाम क्या है? नारद जी। क्या नाम है? नारद जी कहीं भी जा सकते हैं। मन किया तो ब्रह्मा जी के यहां भी घुमाए, ब्रह्म मन किया तो जनता के पास भी। और ये सब अपनी गाड़ी पे आगे लगा लेते हैं सब और लिख देते हैं प्रेस। क्या लिख देते हैं? प्रेस। और जब प्रेस लिख दिया तो कोई उनसे पूछने वाला, टोल टैक्स भी पार कर जाते हैं सब। कहते देख नहीं रहो क्या लगा हुआ है, ये वाले मिलेंगे, इसमें पुलिस लोग आते हैं, पुलिस रोकेंगे। जब पुलिस रोकता है तो कहा देख नहीं रहा है क्या लिखा है। जाएंगे सब कोर्ट में, क्या सब जज साहब आपसे मिलना है? क्या मालूम नहीं है जुडिशरी हमारे पास टाइम नहीं है? कहा साहब प्रेस है। अच्छा आ जाइए। नेताजी लोग कानून बनाते हैं और किसी को नहीं घुसने देंगे। कहा गया कि भाई वो एनडीटीवी जीटीवी से पत्रकार जी आए हैं, रवीश कुमार और सुधीर चौधरी। अरे आए हैं, आओ आओ, बैठे बैठे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे? इतना इज्जत होता है किसका? नारद जी का। किसका? जोर से बोलो। तो नारद जी कौन है? इसी को कहते हैं मीडिया। क्या कहते हैं? ये मीडिया कहीं भी जा सकता है। तो इस व्यवस्था को चलाने के लिए वो भी तो बहुत जरूरी है, भले इसका मुख्य अंग नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है। तो लोकतंत्र के कुल मिला के 3 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? पहला कौन सा? विधायिका। जोर से बोलो। दूसरा
तीसरा, और चौथा कौन सा है? मीडिया। कौन सा है? ये नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। तो एग्जाम में प्रश्न आता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है? जोर से बोलो। लोकतंत्र के मुख्य रूप से कितने स्तंभ हैं? जोर से बोलो। पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? कौन सा? अब पूछा जाएगा विधायिका का काम क्या है? जोर से बोलो। इसका काम क्या है? नियम कानून का। और इसका काम क्या है? जो नियम कानून फॉलो नहीं करेगा उसको क्या करना। ठीक है। अब इसमें 50-60 लोग हैं, मान लीजिए इसमें 50-60 लोग हैं जो सारी व्यवस्था को देख रहे हैं, इसमें 50-60 लोग हैं। अचानक क्या हुआ, ये लोग गाड़ी में जा रहे थे, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं, हो जाता तो बड़ा मजा आ जाता। ये लोग जा रहे थे, एक हवाई जहाज में जा रहे थे, सारे के सारे भारत के नेता लोग यूएनओ की मीटिंग में भाग लेने के लिए। हो गया, अब कोई बचा नहीं, तो अब कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा नियम कानून है कौन सा नहीं? क्योंकि यही लोग बनाए थे, यही लोग जानते हैं। तो इसी में एक समझदार व्यक्ति था, कहा यार मान लो कभी ऐसा हो जाए तो क्या होगा, इन्हीं के साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, इन्हीं के साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा। का एक काम किया जाए, जितना सब नियम कानून है ना, इसको एक किताब में लिख दिया जाए। किसमें लिख दिया जाए? जोर से बोलो। किसमें लिख दिया जाए? कहा ये बात अच्छी, ताकि किताब रहेगी तो कम से कम अगला तो पढ़ के जान जाएगा। तो इन्होंने सब जो है किताब में लिख दिया। किसमें लिख दिया? और इसी किताब का नाम इन्होंने क्या रख दिया? संविधान। क्या रख दिया? संविधान। तो संविधान में क्या लिखा रहता है? जोर से बोलो। काहे के लिए? पालन करवाने के लिए। और जो पालन नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा? और ये सब अगर सही ढंग से चलता रहा तो किसी भी देश की व्यवस्था क्या होगी? अच्छे ढंग से चलती रहेगी। ये व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए तो है ना, व्यवस्था सही ढंग से चलती रहे। तो अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान किसे कहते हैं? जोर से बोलो। संविधान। संविधान किसे कहते हैं? तो जब भी कोई इस तरह का प्रश्न पूछे संविधान किसे कहते हैं, तो हमेशा ये सोचो इस तरह का प्रश्न देने के आंसर देने के लिए कि एक छोटे बच्चे को कैसे आंसर देंगे, बड़े को नहीं देना है। हमेशा बताओ ऐसा कि छोटा भी क्या हो जाए, समझ जाए। एक छोटा सा बच्चा आया और कहा कि भैया, कहा रमांशु सर के यहाँ पढ़ते हैं? कहा थोड़ा बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। कहा पढ़ा लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, क्या पढ़ के आज आए हैं? आज पॉलिटी का क्लास था पहला वाला। क्या पढ़ाएं जरा बताइए तो। मान लो कोई बाहर निकला तुम गेट से, तुमसे ही पूछ दिया, कहा सर आज संविधान और सब विधायिका कार्यपालिका के बारे में बता रहे थे। अच्छा अच्छा, संविधान के बारे में बता रहे थे। तो पूछेगा तुमसे संविधान क्या होता है। तो अब आपको संविधान क्या है इसका आंसर देना है। तो क्या कहेंगे? संविधान क्या है? इसमें कुछ लिखा हुआ है ना, किसी चीज में कुछ लिखा होता है तो उसको किताब कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं ना किताब, नोटबुक। तो संविधान एक किताब है। क्या है संविधान? जोर से बोलो। क्या है? लेकिन उसको पढ़े लिखे लोग किताब नहीं कहते, कहते हैं दस्तावेज है। क्या है ये? डॉक्यूमेंट है। क्या है ये? ठीक है, छोटे मोटे लोग के किताब है। पूछेंगे उस किताब में क्या लिखा हुआ है, तो क्या कहेंगे? क्या लिखा है? नियम कानून लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, नियम कानून लिखा है। कहा अच्छा, काहे के लिए नियम कानून लिखा है? तो कहा कि किसी देश की व्यवस्था को सही ढंग से, तो हमारे देश की व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए जो नियम कानून की किताब है उसी को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। क्या कहते हैं? संविधान। फिर से बोलो, जोर से बोलो। और ऐसे ना पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तो नींद आ जाएगी। ऐसे पढ़ने का अधिकार सिर्फ एक ही व्यक्ति को था, कलाम साहब को। ठीक है, बाकी ऐसे पढ़ोगे क्लास में तो नींद आएगा। तो अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाए कि बेटा संविधान क्या है, तो कहेंगे कि साहब संविधान एक किताब है। क्या है? एक किताब है। अच्छा, कोई अगर मान लो कोई बहुत पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति मिल गया तो कहेंगे दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज है। और थोड़ा सा अंग्रेजी वाला मिल गया तो कहेंगे डॉक्यूमेंट है। क्या है? डॉक्यूमेंट है। अच्छा अच्छा, डॉक्यूमेंट है। हाँ ठीक है, वेरी गुड।
क्या लिखा है भाई इसमें? तो नियम कानून। क्या लिखा है इसमें? नियम कानून। और काहे के लिए? तो देश की व्यवस्था सही तरीके से चलाने के लिए, व्यवस्था सही ढंग से चलाने के लिए। तो अब आपसे पूछा जाए कि बेटा संविधान की परिभाषा क्या है, तो अब उल्टा जवाब दीजिए। क्या कीजिए? उल्टा कीजिए। क्या किसी देश की व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए नियम कानूनों का जो दस्तावेज या किताब होता है उसी को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। किसी देश की व्यवस्था को सही तरीके से नियम कानून का जो दस्तावेज है या किताब है उसे क्या कहते हैं? फिर से बोलो, जोर से बोलो, एक साथ बोलो। क्या कहते हैं? कठिन परिभाषा की आसान। अब आसान कोई पूछेगा तो बता देंगे सभी लोग। आप बताइए साहब जो पीछे बैठे हुए हैं। हाँ, हाँ, इसको इस भाषा में बोलो। इस नियम का जो नियम कानून का क्या है उसी को क्या कहते हैं? संविधान। इससे आसान परिभाषा हो सकता है? बैठो। अब कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा संविधान क्या है तो समझा लेंगे, हाँ या ना? अच्छा, फिर आपसे पूछेगा कि ये भैया बताइए कि हमारे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए कितनी संस्था की जरूरत होती है? जोर से बोलो। पहला कौन सा? कौन सा? दूसरा? तीसरा? पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, फिर आपसे पूछा जाएगा विधायिका का क्या काम है? क्या करना? कार्यपालिका, नियम कानून का। न्यायपालिका, क्या करना? जो नियम कानून का फॉलो नहीं करते उनको, यानी न्याय व्यवस्था चलाना। चौथा स्तंभ क्या है? जोर से बोलो। अच्छा, ये मीडिया करता क्या है? किसी घर में घुस सकता है, यही उसका काम है। जनता के मन की बात न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के पास पहुंचाना, और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या कर रही है, किसके पास पहुंचाना, यानी दोनों के बीच में ये ब्रिज का काम करता है। इसीलिए कहता है कि मैं नहीं प्रश्न पूछ रहा हूं, जनता आपसे पूछ रही है। क्या पूछ रही है? हाँ? क्या चीज? कौन बिका नहीं आज तक? दुनिया में हर व्यक्ति बिका है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आज तक कभी बिके नहीं। आया ना? नहीं, नाराज जी क्यों नहीं बिकते? सब लोग। अगर एक नेता बिक सकता है, एक अधिकारी बिक सकता है, एक जज बिक सकता है, तो एक मीडिया की पत्रकार भी क्या हो सकता है? लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि चाहे विधायिका का व्यक्ति हो, चाहे कार्यपालिका का व्यक्ति हो, चाहे न्यायपालिका का व्यक्ति हो, और चाहे मीडिया का व्यक्ति हो, ये आसमान से नहीं गिरता है, ये हम ही आप लोग होते हैं। अगर तुम बिक सकते हो तो नेता भी बिक सकता है। अगर तुम बिक सकते हो तो एक अधिकारी भी बिक सकता है। अगर तुम बिक सकते हो तो एक जज भी, अगर तुम बिक सकते हो तो एक पत्रकार भी, और अगर तुम नहीं बिक सकते तो ये लोग भी नहीं बिके। और ये दुनिया उन्हीं न बिकने वालों से चल रही। और आज भी इस दुनिया में 90% लोग बिकते, सिर्फ 10% लोग ही बिकते। और जो बिकने वाले होते हैं वो एक समय बाद कुछ भी पाते नहीं है। हमें आपको लगता है कि बहुत कुछ पा गए, लेकिन वास्तव में कुछ पाते नहीं, क्योंकि प्रकृति हर गलत करने वाले को सजा देती है। तो कोई बेईमानी करके, चोरी करके नेता बन जाए तो आप क्या सोचते हैं? बड़ी अच्छी नींद आती होगी। बहुत सारे नेता हैं, पूरा खानदान परिवार नेता है, लोग जेल में भी घूम के आ गए, वहां भी रह लिए, लड़के लड़की नालायक भी हो गए, और दुनिया भर का रोग भी है। जितना रोग होता है ना हॉस्पिटल में, जितने डॉक्टर होते हैं ना, उतने ही रोग हैं उन लोग। तो आखिर इस जीवन से क्या फायदा कि तुम बन गए बड़का आदमी और कष्ट सह रहे हो? तो अगर कोई व्यक्ति बिकता है
तो उसको उसका कीमत भी चुकाना पड़ता है। ओके, तो ये ना कहिए कि यही बिकते हैं। जब हम बिकते हैं तो ये बिकते हैं, अगर हम नहीं बिकेंगे तो ये भी, हम भी तो बिकते हैं। 200,000 रुपए के लिए, वोट के लिए 2,000 रुपए के लिए अभी जो है लोकल चुनाव होने वाला है पंचायत का, उसमें लोग बिकेंगे। बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? अभी लोकल चुनाव में लोग अपने परिवार के नाम पे बिकेंगे, अपने जाति के नाम पे बिकेंगे, अपने धर्म के नाम पे बिकेंगे, अपने क्षेत्र के नाम पे बिकेंगे। बिकने का मतलब सिर्फ पैसे से बिकना नहीं होता, कई कारणों से भी बिकना होता। हम भी वोट देने जाते हैं तो देखते हैं कौन अपनी जाति का है, कौन अपने गांव का है, कौन अपने परिवार का है, भले वो चोर हो, बेईमान हो, कुछ भी हो। कभी हम देखते हैं क्या कि ईमानदार व्यक्ति है? जब आप ही ईमानदार नहीं चुनोगे और कहोगे बिक रहा है, तो बिकेगा ही। तो बात बिकने खरीदने की नहीं है। दुनिया में आज भी 90% लोग बिकते, उन्हीं से दुनिया क्या हो रही है, चल। हाँ, ये बात ये अलग है कि इस पूरे बोर्ड पे अगर कहीं व्हाइट बोर्ड है और एक काला तिल लगा देंगे तो दूर से दिख जाता, तो सबका निगाह निशान हो, मैक्सिमम लोग देखो काला लगा हुआ, लेकिन पूरा बोर्ड की सफेदी दिखती। तो इस समाज में अभी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो इस देश को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। ओके, हाँ, अब ये बात अलग है कि एक पॉइंट पे हम बेईमान हो जाते हैं, एक पे ईमानदार हो जाते हैं। सूरज ईमानदार है, अपने समय से निकलता है, अपने समय से डूबता है। ये प्रकृति एक बार बेईमान होती है ना, ये मानसून एक हफ्ते के लिए बेईमान होता है ना, तो शहरों में बाढ़ का पानी घुस जाता है। ठीक, तो हम चाहते कि हम ईमानदार रहें, हम ईमानदार ना रहें और बाकी सारी चीजें क्या रहें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप बेईमान होंगे तो वो भी बेईमान होगा, और जब वो बेईमान होगा तो आप एकदम, हमने प्रकृति का सब कुछ कर दिया। प्रकृति ने कहा, बताते हैं। प्रकृति ने एक छोटा सा वायरस दिया जिसका नाम था कोरोना। क्या नाम था? अब आओ देखते हैं, रोना कि ना रोना। अब प्रकृति पूछ रही क्यों रोना, ये सब तो आप ही का बनाया है। सारे सिस्टम, विश्व के पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? हम लोग सोचे अर्थव्यवस्था में ये कर लेंगे, हाथी बना लेंगे, घोड़ा बना लेंगे, ये सब कुछ क्या कर दिया, खत्म कर दिया। डॉक्टर लोग समझे थे कि हम जो चाहे कर सकते हैं, सारे डॉक्टर औकात में आ गए कि नहीं? क्योंकि सबसे ज्यादा डॉक्टर ही मरे, तो उनको लग रहा है इससे कोई फायदा वायदा नहीं। तो ईमानदार भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं। हमारा काम ये है कि इनके बारे में जानना। तो ये चीज आप लोग जान गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने 3 संस्थाओं के बारे में बता दिया। 3 संस्थाओं में पहली संस्था बताया हमने विधायिका। क्या बताया, जोर से बोलो, जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव। दूसरी संस्था का नाम क्या बताया, कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरी संस्था का नाम न्यायपालिका। भगवान के रूप में देखें तो कौन से भगवान, जोर से बोलो, ये और ये, और चौथे कौन से? इस प्रकृति के 3 संस्थान वही हैं, ठीक है ना? इस प्रकृति के 3 संस्थान वही हैं। और वो नारद जी भी हैं। प्रकृति हमें समय समय पे सूचना देती रहती है, समझ जाओ ये दुनिया वालों, ठीक है ना, वरना हम भी कभी इंसान थे, तो बताने लगती है प्रकृति। तो ये विधायिका, ये कार्यपालिका, ये न्यायपालिका। अब ये व्यवस्था हमने, हमारे यहां हजारों साल से थी, लेकिन हम भूल गए। हम ब्रह्मा विष्णु को कहीं नहीं पढ़ते। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आज तक कोई आपको ब्रह्मा विष्णु महेश से कोरिलेट करके इसको बताया है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में, हमारे देश की चीजों को पढ़ाया नहीं जाता, विदेशी चीजों को पढ़ाया जाता है। किसको पढ़ाया जाता है? विदेश। और अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, और सब उनके चेले भी वहीं से पढ़ के आए। सब देखने में इंडियन लगते थे, लेकिन इंडियन थे नहीं, वो सारे के सारे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग थे। तो उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था हमने कहां से ली है? अंग्रेजों से। किससे ली है? जोर से बोलो, किससे ली है? अंग्रेजों से। अच्छा, तो अंग्रेजों से ली है, तो अंग्रेज पहले अपने क्या में विकसित कर लिए? क्या पहले अंग्रेजों की ये व्यवस्था थी? नहीं थी। उनके यहां राजतंत्र था। क्या था? अंग्रेज जब भारत में आए तो देखिए उन्होंने कि यार यहां तो व्यवस्था अपने आप चल रही है, राजा भी बड़ा ईमानदार है, राजा फालतू का खर्चा नहीं करता,
जो यहाँ के पहले भारत के राजा होते थे ना, वो एकदम संतों का जीवन जीते थे। वो सोचते थे ये धन संपदा ये हमारे लिए नहीं है, ये धन संपदा किसके लिए है? जनता के लिए, और जनता में बंटना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने इतने बड़े मगध साम्राज्य की स्थापना किया, उनका मंत्री चाणक्य, उन लोग का लाइफ स्टाइल देख लेते। एक बार चाणक्य के पास यूनान का जो है एक मंत्री पहुंचा कि भाई, सेल्यूकस का मंत्री था, कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के जो है मंत्री साहब से मिलना चाहते हैं। तो गए चाणक्य से मिलने के लिए, क्योंकि उसमें बिजली की व्यवस्था तो थी नहीं, तो उसमें दीपक जल रहा था। तो आए, क्या हाँ क्या सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कहा ठीक है आइए बैठिए। उन्होंने एक दीपक था उसको बुझा दिया, दूसरा दीपक जला दिया। तो थोड़ी देर यही सोचता रहा कि क्या किया, एक दीपक क्यों बुझा दिया, दूसरा दीपक क्यों जला दिया। तो उसने पूछा कि माफ कीजिएगा, बात करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने एक दीपक क्यों बुझा के दूसरा दीपक क्यों जला दिया। कहा दरअसल जो पहला दीपक था वो सरकार के पैसे का था, उसमें जो तेल था, दिया बाती सब किसका था? सरकार। और उस समय सरकार का मैं काम कर रहा था। किसका काम कर रहा था? सरकार। इसलिए वो खर्च कर रहा था। अब मैं अपना व्यक्तिगत काम कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने उसको बुझा दिया, और ये हमारा पूरा पैसे का है, इसलिए मैंने इसको जलाया। तो उसने कहा कि जिस देश के राजा का मंत्री इतना ईमानदार होगा, उस राज्य पे कोई भी आक्रमण नहीं कर पाए। और यही हुआ कि उस राज्य पे कोई भी आक्रमण नहीं कर पाए। ये हमारे यहाँ की सभ्यता संस्कृति थी। अब क्या होता है कि अधिकारी को गाड़ी मिलता है तो अधिकारी कम घूमते हैं, उनकी बीवी बच्चे शॉपिंग करने चले जाते हैं। हाँ या ना? वो भी एकदम आराम से बैठ के, घूमेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। और तेल कोई अलग से थोड़ा ना, तेल वही वाला। तो जिस राज्य में, जिस देश में इस तरह के अधिकारी रहेंगे, नेता रहेंगे, मंत्री रहेंगे, कुछ तो ट्रेन में बिना कपड़े के घूम लेते हैं सब। अभी एक विधायक जी थे जनता दल यूनाइटेड के, नीतीश कुमार के पार्टी के, हम रहते तो कम से कम 10 लाठी उनको मारते। अगर सुन रहे हो तो सुन लीजिए फिर से एक बार। इसलिए मारते कि आप जनता के क्या हैं? प्रतिनिधि हैं। अब कई लोग ये भी दे रहे हैं कि लड़कियां अगर हाफ पैंट पहन के घूमती हैं तो वो सही है, नेताजी नहीं घूम सकते। नेताजी नहीं घूम सकते। लड़कियां जो पहनती है वो ड्रेस के रूप में पहनती। अगर आपका भी वो ड्रेस होता तो हम उसको माने करते। आपका ड्रेस तो जो है वो आप दूसरा है, आप ट्रेन में ऐसे घूम रहे हैं। हम तो रहते तो भरपेट उनको दे दे होते हैं वहीं पे। बाद में क्या होता, हमको क्या मतलब, विधायक है, आता हो हल्ला होता, विधायक जी पिट गए, विधायक जी पिट गए, विधायक जी पिट गए। तो मीडिया में छा जाते विधायक जी क्यों पीटे। प्रश्न आता विधायक जी क्यों पीटे, क्या विधायक जी ऐसे घूम रहे, तब बढ़िया पीटे, तब बढ़िया से पीटे। तो ये व्यवस्था है। तो जहां पे ऐसी व्यवस्था रहेगी, कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके सर खाजा। सब्जी भी जो है टके एक ही टका में मिल रहा है, और खाजा में मिठाई भी क्या मिल रहा है? एक ही टका में मिल रहा है। ठीक है ना? जिसका परिणाम अभी दिख रहा है कि पूरा पटना जो है खुशबुओं से एकदम लबालब भरा है। तो खैर हम लोग उस पर नहीं आके, हम लोग थोड़ा सा अपने इस टॉपिक पे आते हैं, इस विधायिका के बारे में। अब मैंने कहा कि हमने अपनी भारतीय संस्कृति से सब नहीं ले रहे हैं, अब हम अंग्रेजों से लिए हैं। किससे लिए हैं? अंग्रेजों से लिए। तो अब देखिए कि अंग्रेजों की विधायिका कैसी। तो मैं इसको जो है वर्ड हिस्ट्री में पढ़ाया हूं। अंग्रेजों ने क्या किया है कि जो उनकी विधायिका है इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। कितने पार्ट में बांट दिया है? 2 पार्ट। अब हम भी उसमें से कुछ चीजें लिए हैं, हमने उसको और अलग अलग पार्ट में बांट दिया। तो अब इसको किस पार्ट में बांटा है, अब हम थोड़ा सा फिर आपको आते हैं इंडियन कल्चर पे। ठीक है? और अब हम आपको पूजा पाठ से ले चलते हैं शादी ब्याह की तरफ। कहां ले चलते हैं? शादी विवाह की तरफ। भारत में 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16। कितने संस्कार हैं? और 16 में जो 15वां संस्कार है वो विवाह संस्कार है। कौन सा है? और विवाह संस्कार ऐसा संस्कार है जिसमें सब खुश रहते हैं। अगर आप कहीं शादी ब्याह हो रहा है, पहुंच के देखिए, औरतें अपना ही कर रही हैं, पुरुष अपना एकदम अपने काम में लगा हुआ है, लड़की वाले अलग खुश, लड़के वाले अलग खुश, टेंशन में भी खुश भी हैं, सब भागे जा रहे हैं, किसी पास कोई काम नहीं, लेकिन सब अपना दौड़ भाग कर रहे हैं। और माहौल एक बड़ा खुशनुमा रहता कि नहीं रहे। आज हल्दी है तो कल माटी कोड़ है, तो फलाने वो है, तो धमाके, ये दुनिया भर का फंक्शन रहता है, और सब एकदम, खासकर महिलाओं के लिए तो सबसे अच्छा रहता है।
क्योंकि एक फंक्शन में आई, साड़ी उड़ी पहनी, दूसरे को तुरंत दूसरा साड़ी पहन के तैयार। अच्छा, पुरुष के पास ये सब नहीं रहता, तो पुरुष क्या करता है, अपना कुर्सी लगा के चाय पीता रहेगा, देखता रहेगा कौन कौन क्या क्या पहन रहा। अच्छा, ये भी लोग इसलिए पहनते ताकि लोग देखें कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की साड़ियां। देखता कोई नहीं है, देखते वो पुरुष ही है, महिला नहीं देखती। लेकिन महिला पुरुषों को दिखाने के लिए नहीं पहनती, महिला दूसरी महिला को दिखाने के लिए पहनती। महिला कितना भी बढ़िया कपड़ा पहनी रहे, वो जब कोई शादी ब्याह में, मैं कई बार शादी ब्याह में पहले ही जाके बैठ जाता हूँ, देखता हूँ कौन लोग क्या कर रहे हैं। तो देखता हूँ कोई सुंदर सी महिला आई तो उसको बड़ा ध्यान से देखता रहता हूँ। ये देखता हूँ कि ये किसको देख रही है। तो वो आके बैठेगी तो कोई भी कूड़ा करकट, कोई भी औरत आएगी उसी पे उसकी निगाह रहेगी, क्या पहनी है, ऊपर से नीचे तक देखेगी। जबकि वो खुद सुंदर है, बहुत कुछ पहनी है, फिर भी उसका उससे मन भरने वाला वो कूड़ा करकट को देख रही है कि वो मलेच्छ टाइप की आई, वो क्या पहनी है, ऐसे देखती है। और सारे पुरुषों की निगाह उसी की तरफ है और उसका निगाह कहीं और। ये फंक्शन में, शादी ब्याह में होता है। तो यही शादी ब्याह में यहां ले चलते हैं कि शादी विवाह करने के लिए भारत में दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? एक होता है वर पक्ष और एक होता है ना भाई। अब देखो यहां भी है, विधायिका में एक है वर पक्ष, क्या है? वर पक्ष। क्या है? और एक है वधू पक्ष, क्या है? वधू पक्ष। अब आप कहेंगे ये सब क्यों बता रहे हैं? मजा आएगा इसलिए बता रहे हैं। यहां भी है वर पक्ष, क्या है? और यहां पे है वधू पक्ष, क्या है? वधू पक्ष। यहां भी है वर पक्ष, क्या है? वर पक्ष। और यहां भी क्या है? वधू पक्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या फालतू चीज पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ लोगे तो कोई भुलाएगा नहीं, यही पढ़ा रहे हैं। एक ही दिन का पॉलिटी यही है, उसके बाद तो फालतू टाइम वेस्ट होता। तो आप कहेंगे वर पक्ष वधू पक्ष। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि जब भारत में शादियां होती हैं तो शादियों में क्या होता है? वर पक्ष वाले बड़े होते हैं कि वधू पक्ष वाले? जोर से बोलो। वर पक्ष वाले मजबूत होते हैं कि वधू पक्ष वाले? बात किसकी मानी जाती है? किसकी? वर पक्ष वाले की। क्यों मानी जाती है? परंपरा। होता नहीं ऐसा, लगता है लोगों को ऐसा होता, क्योंकि कभी भी लड़के वाले लड़की वालों को नहीं पसंद करते, ये भ्रम है। हमेशा लड़की वाले लड़कों वालों को पसंद करते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि हमने पसंद किया। अरे बेवकूफ, तुमने नहीं पसंद किया, उसने तुमको पसंद किया। पहले देखो, पहले लड़की वाले जाते हैं किसके यहां और देखते हैं कि इसका घर परिवार हमारी बेटी के लिए सही है कि नहीं। लड़की का बाप देखता है कि ये जो है लड़का हमारे लड़की लायक है कि, तो कौन पसंद कर रहा है, लड़की का बाप कि लड़के का बाप? अब वही 5-6 जो आएंगे तो उसमें से मजबूरी है लड़के के बाप का कि एक ही पसंद करना, लड़की के बाप का कोई मजबूरी नहीं है। देखो हमेशा लड़की वाले आते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा पतरा दे दीजिए, लड़के का जन्म कुंडली दीजिए। तो ला के देखते हैं, मिलाते हैं कि हमारी लड़की लायक है कि, वो कभी ये नहीं मिलाते कि ये हमारी लड़की उसके लायक है कि नहीं, वो मिलाते हैं कि वो हमारे लायक है कि नहीं। मिलाएंगे सब, देखेंगे कहाँ हाँ ठीक ठाक, अब बात आगे शुरू कर। लेकिन बताते हैं कि आप तो बहुत बड़े। तो सामान्यता माना जाता है हमारे यहाँ वर पक्ष क्या होता है? बहुत स्ट्रांग, मजबूत होता है कि नहीं होता है? और ये थोड़ा सा क्या माना जाता है? होता नहीं है, माना जाता है। आजकल तो उल्टे हो गया। आजकल बहुएं और बेटा अपने जो है माँ बाप को भले ना करें, लेकिन दामाद और बेटियां अपने सास के लिए बहुत करते हैं सारे जो है। इसीलिए आजकल लोग चाहते हैं बेटा भले ना पैदा हो, क्या पैदा हो। हाँ, क्योंकि बेटियों के साथ 100% विश्वास है कि अपने भी करेगी और दामाद से भी क्या कराएगी, करवाएगी। और बेटा हुआ तो नालायक ना अपने करेगा और बहू का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो, तो ये वर पक्ष और वधू पक्ष की बात करते हैं। तो यहां पे हमारे पॉलिटी में वर पक्ष को कहा जाता है केंद्र, क्या कहा जाता है? और वधू पक्ष को राज्य, क्या कहते हैं? राज्य। उसी तरह यहां वर पक्ष को क्या कहते हैं? केंद्र। और यहां क्या कहेंगे? राज्य। यहां क्या कहेंगे? केंद्र। और यहां क्या कहेंगे? राज्य। अब आपसे पूछा जाए केंद्र मजबूत कि राज्य मजबूत? कौन मजबूत? कौन मजबूत? वेरी गुड। अब एक चीज और ये बताइएगा आप लोग, जब भी लड़की वाले शादी करने के लिए जाते हैं अपनी बेटी के लिए, तो क्या सोचते हैं कि लड़कों वाला घर हमसे छोटा होना चाहिए कि बड़ा?
क्या होना चाहिए? कम से कम 2 मंजिल तो होना ही चाहिए। तो ये जो लड़के वाले का घर है ना, ये 2 मंजिल है। कितने मंजिल है? डबल स्टोरी घर है। ठीक है, ये सब खिड़की दरवाजा बना रहे हैं। लड़के वाले का घर कितने स्टोरी है? 2 मंजिल। अच्छा, ये लड़की वाले हैं सब, ये कोशिश करते हैं कि शादी करने जाएं, या तो बड़ा हो या तो कम से कम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसमें से कुछ लड़की वाले हैं जिनका घर जो है डबल फ्लोर का है। कितने फ्लोर का है? और मैक्सिमम कौन से हैं? सिंगल फ्लोर वाले। कितने वाले हैं? ये तो लड़का वाला तो कंफर्म है कि बड़ा या होना चाहिए। तो कुछ का घर डबल स्टोरी है, तो इसका भी घर क्या है? डबल स्टोरी। ठीक है ना? अब इस घर का नाम रखा गया है संसद। क्या रखा गया है? और घर को शुद्ध हिंदी में कहते हैं सदन। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। तो एक सदन, 2 सदन। तो भारत के केंद्रीय सदन यानी संसद में कितने सदन हैं? जोर से बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो। 2 सदन। ये ऊपर वाले को उच्च सदन, क्या कहते हैं इसको? उच्च सदन। और नीचे वाले को निम्न सदन। घर को क्या कहते हैं? घर को कहते हैं संसद। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं सदन। तो जैसे लड़का वाला वैसे लड़की वाला। तो कुछ लड़कियों के घर में घर जो है वो क्या है? डबल स्टोरी। क्या है ये? और इसको चूंकि राज्य है तो इसको राज्य की विधायिका, क्या कहते हैं इसको? राज्य की विधायिका। ठीक है ना? इसको कहते हैं विधानसभा या विधान परिषद। क्या कहते हैं? तो इसको दोनों को मिला कहते हैं विधान मंडल। क्या कहते हैं? विधान मंडल। तो इसमें भी अगर डबल हो तो ऊपर वाले को उच्च सदन, नीचे वाले को निम्न सदन। और कुछ का घर क्या है? सिंगल स्टोरी। अब हम लोग पूछे, ये बताइए कि भारत में लड़की वाले कितने हैं? भारत में लड़की वाले कितने हैं? तो क्या भारत में लड़की वाले 28 हैं। कितने हैं? लड़का वाला सिंगल है, लड़की वाले कितने हैं? 28 हैं। 28 में से कुछ का घर क्या है? डबल स्टोरी। क्या है? और कुछ का घर क्या है? तो हम पूछेंगे कि ये 28 को, तो 28 राज्य हैं। क्या है 28? जोर से बोलिए। 28 क्या है? उनमें से कुछ का घर क्या है? डबल। अब पूछा जाए किनका घर डबल स्टोरी, तो जब भी कोई पुरानी अच्छी बात आए तो हमेशा अपने राज्य से शुरू कीजिए, क्योंकि भारत का सबसे पुराना संपन्न राज्य कौन सा था? जोर से बोलो, फिर से बोलो। तो ये डबल स्टोरी वाला पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है? बिहार। दूसरा एक बिहार का बड़ा भाई है, कौन सा है? तो जोर से बोलो, यूपी। कौन सा है? यूपी। ये बिहार यूपी के लोग नौकरी करने के लिए एक तीसरे राज्य में जाते हैं, तो वहां जाते तो वहां को भी अमीर बना दिए। उसका नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम है? देखोगे ना कि जो महाराष्ट्र की ट्रेनें जाती हैं एकदम भरी होती हैं। तो तीसरा है, कौन सा है? महाराष्ट्र। यहाँ के पढ़े लिखे लोग बहुत सारे इंजीनियर हैं, क्योंकि यहाँ इंजीनियर डॉक्टर बढ़ाया जाता है और कुछ नहीं। तो ये सारे के सारे इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी की तलाश में चले जाते हैं। कहां पे? तो वहीं आगे बेंगलोर में, कर्नाटक में। कहां पे? तो चौथा राज्य कौन सा हो गया? जोर से बोलो, करना। अच्छा, अब मान लो कुछ लोग को वहां नौकरी नहीं मिली, तो बगल में ही एक और सिलिकॉन वैली है, आंध्र प्रदेश। कौन सा है? तो पांचवा कौन सा हो गया? जोर से बोलो। अच्छा, ये आंध्र प्रदेश पहले एक राज्य था, अब 2 राज्य हो गया। एक कौन सा हो गया है? तेलंगाना। कौन सा है? तो कितने ऐसे लड़की वाले हैं जिनका घर डबल स्टोरी है? जोर से बोलो, फिर से बोलो। कितने हैं? पहले का नाम, पहले का नाम, दूसरे का, दूसरे का, तीसरे का, तीसरे का, चौथे का, कौन सा? पांचवा, कौन सा? छठवां। याद रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे 2 सदन है।
कितने हैं? कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 15, छठवां। याद रहेगा? प्रश्न याद हो रहा है? इसीलिए हम शादी ब्याह पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो ये 28 में से 6 ये हो गए, और ये कितने राज्य में? तो आपसे पूछा जाता है पहला प्रश्न कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे 2 सदन है? कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे 1 सदन है? कितने हैं? अच्छा, भारत में केंद्र शासित राज्य कितने हैं? कितने हैं केंद्र शासित? कितने हैं? 8 हैं केंद्र शासित। ये स्पेशल टाइप वाले हैं सब। क्या है ये सब? कुछ परिवार स्पेशल टाइप का होता है, तो उसी तरह स्पेशल टाइप वाले हैं। ये शाही परिवार है। क्या है ये? इनका डायरेक्ट रिलेशन एकदम केंद्र से है। ठीक है, तो अब ये सब भी, लेकिन इसमें कुछ भिखारी हैं। क्या है ये? या तो कुछ भिखारी हैं या कुछ ठीक ठाक हैं। तो देखते हैं भिखारी कितने हैं और कुछ ठीक ठाक कितने हैं। तो कुछ के पास तो घर ही नहीं है, बिना घर के रह रहे हैं। तो बिना घर वाले कितने हैं? जोर से बोलो, कितने हैं? यानी वहां पे कोई भी सदन नहीं। और 3 ऐसे हैं जिनके पास अपना सदन है। 3 ऐसे हैं जिनके पास अपना घर है। तो पहला वो जहां पे सारे नेता मंत्री लोग हैं, भारत की राजधानी कौन सा है? दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। एक और जहां पहले फ्रांसीसियों का शासन हुआ करता था, पौंडीचेरी। कौन सा? पौंडीचेरी। और एक अभी नया बनाया गया है, जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। तो भारत में कितने ऐसे केंद्र शासित क्षेत्र हैं जिनकी अपनी विधायिका है? जोर से बोलो। पहली कौन सी? दूसरी? तीसरी? और कितनों की नहीं है? इसमें 5 में चंडीगढ़। कौन सा है? दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप 2 हो गया। तीसरा लक्षद्वीप। क्या हो गया? चौथा अंडमान, और 5वां लद्दाख। पांचवा पहला कौन सा? चाहे शुरू करो ऊपर से। लद्दाख। कौन सा? दूसरा चंडीगढ़। दूसरा? तीसरा दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप। पहले अलग अलग थे, अब क्या हो गए? एक हो गए। पहले क्या थे, अब क्या हो गए हैं? चौथा हो गया लक्षद्वीप। कौन सा? और 5वां? तो 5 ऐसे केंद्र शासित क्षेत्र हैं जिनका अपना घर नहीं। तो वो जाके संसद वाले घरों में रहते हैं सब, एकदम गरीब हैं सब। ठीक है, 3 ऐसे हैं जिनका अपना घर है। कौन कौन सा? ओके। कितने ऐसे राज्य हैं जिनके 6 डबल स्टोरी घर है? कौन कौन सा? कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे सिर्फ 1 मंजिला घर है? जोर से बोलो। कंफ्यूजन कोई? ये प्रश्न आएगा, कर लोगे? चलो, लड़के देख रहे हैं, कमेंट आ रहा है, पूछो कि अच्छा लग रहा है। जितने लोग लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो बोलिए कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, लिख के भेजिए ताकि हम भी देखें। ये देखिए, अभी तक तुमको लगा ही नहीं होगा तुम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हो, लेकिन शादी ब्याह पढ़ रहे हो, धर्म कर्म पढ़ रहे हो, लेकिन तुम लोग के बहुत सारे क्वेश्चन जिंदगी भर के लिए याद हो गए। अब ये भूलने वाला, अब ये नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। अभी तो जो 2-4 दिन पढ़ाएंगे तो आपका आधा पॉलिटी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। उसका तो फिर बैठ के पैसा लिए तो बेवकूफ बनाएंगे ना, तो उसको लिखवाते रहेंगे। असली पढ़ाई यही। पहले भारत में ऐसे ही पढ़ाया जाता था, नो कॉपी किताब। गुरुजी आए, कहानी सुना रहे हैं, हाँ हाँ गुरुजी बड़ा मजा आ रहा है, और सबको क्या हो जाता था? याद हो जाता। ठीक है, ये बाद में हम लोग जब अंग्रेजों के गुलाम हुए तो बैठ के क्या करने लगे? लिखने लगे। और लिखते भी क्या है जो हमारे मतलब करने? ए फॉर एप्पल। अच्छा, उसको सेब कहेंगे तो लाल का हरा हो जाएगा वो। बी फॉर बॉल। ठीक है, पहले हम लोग आ जाता है। ठीक है, क से कबूतर, ख से ग से गमला, क्या है? अंग्रेजी आदि का है गधा। अघ से घर, और अंग से कुछ नहीं। तो ये बच्चों को क्यों सिखाया जाता था? क्योंकि सब घर के आसपास ही रहता था। कबूतर ऐसा जो है पक्षी है जो घर में ही रहता है, बाहर नहीं। तो क से
कबूतर। ख से आसपास वो भी दिखता था, खरगोश। ग से फूल पत्ते, गमला। घ से घर। च से पहले घरों में चरखा होता था, नहीं तो चम्मच दिखाई देते थे। छ से छाता। तो ये सब इसलिए बनाया गया था कि लड़कों को दिखा के हमेशा के लिए क्या करा, और आज भी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है और बच्चों को याद हो जाता है। उनको बच्चों को लिख के दोगे ना बेटा ये क्या लिखा है, बच्चों को लिख के दो तो बेटा जब पढ़ के दिखाओ तो ये क्या लिखा है, नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन बच्चे को ऐसे दिखा दो, ऐसे तो कर बत्तख बना दिए हैं, ऐसे दिखा दो तो तुरंत क्या कहेगा, क्या कहेगा, क से कबूतर। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, चित्र द्वारा। ठीक है ना? है बस, तो यही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इतनी चीजें आपको याद हो गई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या भाई, ये जो डबल स्टोरी है, इस डबल स्टोरी का नाम रख दिया गया। ठीक है ना? अब नीचे वाला है तो निम्न सदन, ऊपर वाला है तो, अच्छा ये भी हमने नकल किया अंग्रेजों का। किसका? अंग्रेज इसको कहते हैं लोअर हाउस, क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, अपर हाउस। तो लोअर का मतलब होता है निम्न, हाउस माने सदन, अपर माने होता है उच्च। तो ये लोअर हाउस, ये अपर हाउस। कहा ठीक है, ये नीचे वाला है तो लोअर हाउस, का कुछ नाम रखा गया है। कहा इसमें कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी कॉमन मैन आ सकता है नीचे, लेकिन ऊपर कोई कॉमन मैन जो विशिष्ट होगा वही जाएगा। तो कहा यानी ये कॉमन मैन का हाउस है। कहा हाँ, तो इसको कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या कहा जाता है, जोर से बोलो, क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। और यहां कहते हैं, यहां कौन रहेंगे, तो कहा यहां लाट साहब लोग रहेंगे। कौन रहेंगे, लाट साहब। अब लाट साहब हम लोग बोलते हैं, उनका नाम होता है लॉर्ड साहब। क्या नाम होता है, जाते हैं कोर्ट में, यस माई लॉर्ड, माने बड़े लोग को क्या बोलते हैं, लॉर्ड। तो यहां बड़े लोग रहते हैं, इसलिए कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो लोअर हाउस को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, और इसको क्या कहते हैं। अच्छा, इंडिया में नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि नकल तो हम लोगों ने किया है बस नाम चेंज करके। तो हमने क्या नाम रख दिया इंडिया में आके, इसको कहते हैं राज्यसभा। क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, लोकसभा। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा घर देखे हो क्या, फर्स्ट मंजिल ऐसा रहे, सेकेंड मंजिल ऐसा रहे, थर्ड मंजिल ऐसा रहे, फोर्थ मंजिल ऐसा रहे, ऐसा घर कभी देखे हो क्या? ऐसा नहीं होता। घर हमेशा कैसा होता है, ये वाला, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा। ठीक है। नीचे वाला घर क्या होता है, जोर से बोलो, फिर से बोलो, बड़ा होता है। क्या होता है, तो ये बताओ कि लोकसभा बड़ा होगा कि राज्यसभा, जोर से बोलो, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा, कौन सा, किसमें ज्यादा लोग बैठेंगे, किसमें, और किसमें कम लोग बैठेंगे। तो ये इसकी संख्या क्या होगी, इसके सदस्यों की संख्या हमेशा क्या होगी, ज्यादा, और इसके सदस्यों की संख्या क्या होगी, हमेशा कम। अब इस घर में कुछ लोग रहने आए, तो कहा कि भाई ये घर किराए पे मिलता है। कैसे मिलता है, जोर से बोलो, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या, 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकते। तो कितने साल के लिए लोग आते हैं ये लोग, जोर से बोलो। और ये जो ऊपर वाले ये विशिष्ट लोग हैं, कहा कि नहीं इनसे हमारी तुलना मत कीजिए, हमारे 1 साल और बढ़ाइए। तो ये कितने साल के लिए, जोर से बोलो। तो पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों की जो है समय सीमा या उनका कार्यकाल कितना होता है, कितना, और इनका, जोर से बोलो, कौन विशिष्ट लोग हैं, कौन कौन कॉमन लोग हैं इसमें, 8 पास, 10 पास, 12 पास, लूला लंगड़ा अंधा बहरा पागल बेवकूफ सब जाते हैं, कोई क्वालिटी कोई भी जा सकता है। यहां पे कोई, यहां विशिष्ट लोग जाते हैं। ठीक है ना। ये कितने साल के लिए,
ये कितने साल के लिए? अच्छा, तो कहा विशिष्ट, तो भारत में एक बड़ी समस्या है, अगर आप उम्र आपकी कम है ना तो आपको स्पेशल नहीं माना जाता। जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी तो लोग कहेंगे हाँ मेच्योर हो गया, तो यहाँ मेच्योर लोग जाते हैं, यहाँ कोई भी जा सकता। तो यहां कहा गया कि इस घर में किराया के लिए आपकी जो मिनिमम उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष। क्या होनी चाहिए? और यहां पे 30 वर्ष। तो आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र कितना चाहिए? जोर से बोलो। और लोकसभा सदस्यों की संख्या ज्यादा कि राज्यसभा? जोर से बोलो। निम्न सदन कौन सा? उच्च सदन कौन सा? संख्या में ज्यादा कौन सा? संख्या में कम कौन सा? तो पावरफुल कौन सा? राज्यसभा की लोकसभा? आए, एक तरफ 500 लोग, एक तरफ 250 लोग, कौन पावरफुल? 500 वाले कि 250 वाले? जोर से बोलो गधों, और जोर से बोलो कि 250 वाले। तो पावरफुल लोकसभा की राज्यसभा? फिर से बोलो, जोर से बोलो। किसकी ज्यादा चलती होगी? किसकी थोड़ी सी कम चलती है? पढ़े लिखे लोग हैं ना। मारपीट झगड़ा कहां होता होगा? राज्यसभा में कि लोकसभा में? कहां पे? समझ में आ रही बात? आया ना? ये याद रहेगा? कोई दिक्कत इसमें नहीं? दिक्कत तो यहां थोड़ा सा चले आते हैं। हमने यही बात बोली है कि शादी ब्याह जब होता है ना तो लड़का और लड़की वाले एकदम सेम होते हैं, कोई डिफरेंस। जितने फंक्शन लड़के वाले के यहां उतने ही फंक्शन लड़की को। हल्दी लगता है, लड़के को लगता है कि नहीं? लड़की के यहां माटी कोड़ होता है, लड़के के यहां होता है कि नहीं? लड़के के यहां मंडप लगता है, लड़की के यहां लगता है कि नहीं? मारेंगे एक लड़का, नहीं लगता है। उसके यहां क्या होता है? तिलक चढ़ता है। क्या होता है? एक फंक्शन वो होता है जिसमें लड़की वाले जाते हैं लड़के वाले के यहां, जिसको हम तिलक कहते हैं। और एक फंक्शन वो होता है जहां पे लड़के वाले कहां जाते हैं? होता है ना, सबके यहां एक फंक्शन होता है। लड़की का एक बाप, लड़के का भी एक, आया ना? दो भी हो सकता है। लड़की का एक बाबा, लड़के का भी एक, आया ना? ठीक, सब कुछ सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं। तो यहां बिल्कुल डिफरेंस नहीं, ठीक है। बस नाम का डिफरेंस है कि लड़की का नाम फूल कुमारी और लड़के का नाम राजकुमार। इनका भी फूल कुमारी होगा, इनका हो सकता है फूल कुमार हो जाए, थोड़ा सा डिफरेंस होता। तो अब जो इनका लड़की का जो घर है इसके भी ऊपरी वाले पार्ट को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। और निचले वाले को, लेकिन नाम थोड़ा सा चेंज करके इसको कहते हैं विधान परिषद। क्या कहते हैं? विधान परिषद। और इसको कहते हैं विधान सभा। विधान, वहां लड़के वाले को क्या कहते थे? लोकसभा, और यहां पे विधानसभा। और अब सेम टू सेम वही, विधानसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी कि विधान परिषद में? जोर से बोलो। पावरफुल कौन होगा? कौन सा? इनका कार्यकाल कितने साल? जोर से बोलो। विधानसभा कार्यकाल, फिर से बोलो। विधान परिषद, जोर से बोलो, फिर से बोलो। कन्फर्म? कोई कंफ्यूजन? 5 साल 6 साल। इनकी उम्र कम से कम कितनी? जोर से बोलो, फिर से बोलो। इनकी कितनी? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक बात और बताओ, वास्तव में इसका काम क्या है? जोर से बोलो, फिर से बोलो। क्या करना? नियम कानून बनाना। तो ये बताइए, केंद्र में नियम कानून कौन बनाता है? इस केंद्र में नियम कानून कौन बनाता है? लोकसभा नहीं, संसद। कौन? जोर से बोलो, फिर से बोलो। और राज्य में कौन बनाता है? कौन? जोर से बोलो। संसद में कितने सदन हैं? जोर से बोलो। उच्च सदन क्या कहते हैं? निम्न सदन को। फिर से बोलो। उच्च सदन में जाने के लिए न्यूनतम उम्र, निम्न सदन में जाने के लिए उच्च सदन का कार्यकाल,
कितने साल? और निम्न सदन का, फिर से बोलो, कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ रहा रहेगा? अच्छा, कितना टाइम हुआ भाई? नहीं तो अभी बजा नहीं है। हमारे यहाँ शादी ब्याह में एक चीज और होता है, एक तो बता दिया आपको लोकसभा, और एक आपको बता दिया राज्यसभा, एक को आपको बता दिया विधान परिषद, और एक आपको बता दिया विधान सभा। ओके, ये पापा जी हैं, कौन है? और ये मम्मी जी हैं, कौन है? ये भी पापा जी हैं, कौन है? पापा जी। और ये कौन है? मम्मी जी। ठीक है, ये पापा जी, ये मम्मी जी, ये पापा जी, और जब भी हमारे यहां शादी ब्याह होता है तो एक और होते हैं, बाबा। कौन होते हैं? पंडित जी बाद में, पहले तो शादी तय होगा तब ना पंडित जी आएंगे। कौन होते हैं? बाबा। जोर से बोलो, बाबा। जब भी यहां कोई निर्णय लिया जाएगा भारत में तो इनसे पूछा जरूर जाता है। किससे पूछा जाता है? बाबा। बाबा देखेंगे, ये गए अपना जो है व्यवस्था देखे सब कुछ, तो देखे भाई हाँ सब ठीक ठाक, तो फिर ला के दिखाया जाता है बाबा को कि देखिए वो बेटी के लिए लड़का पसंद किए हैं। हाँ, क्या करता है देखते हैं, यानी उनसे परमिशन लिया जाता है। अब वो थोड़ा सा मान लो कुछ 19-20 करें तो क्या शादी कैंसिल हो जाती है? क्योंकि अंततः शादी करना किसको है? मम्मी पापा को। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति है कि बड़ों को हम कभी भूलते, उनसे पूछते जरूर हैं, और जिनसे पूछते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ये बाबा लड़के वाले की तरफ भी होते हैं और लड़की वाले की तरफ, दोनों तरफ होते हैं। ठीक है ना? तो जब भी नियम कानून कुछ भी बनेगा तो इन लोग से पूछा जाता है। तो जो लड़के वाले की तरफ बाबा है ना, उनको कहते हैं राष्ट्रपति। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। और जो लड़की वाले की तरफ है, क्या नाम है उनका? राज्यपाल। क्या नाम है? तो जब भी निर्णय लेना होगा तो 3 लोग मिलकर निर्णय लेंगे। कौन कौन? पापा, मम्मी और बाबा। पापा, मम्मी और संसद की भाषा में लोकसभा। यहां कौन? विधानसभा, विधान परिषद। और तो केंद्र के लिए जब भी नियम कानून बनेगा तो कितने लोग शामिल होंगे? जोर से बोलो। पहला कौन? दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। कोई कंफ्यूजन नहीं? यानी संसद मिलकर यही लोग बनाते हैं नियम कानून। ओके, अब एक चीज और है, शादी ब्याह तय हो गया तो हमारे यहां छपता है कार्ड। क्या छपता है? कार्ड। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, ठीक, और यहां लिखा जाता है विनीत, या और यहां पे लिखा जाता है बाबा का नाम। किसका नाम लिखा जाता है? बाकी स्वागताकांक्षी में ये है वो है दुनिया भर का, यहां बाबा का नाम जरूर लिखा होता है। देखिए ना आप लोग, आज शादी ब्याह में जाएंगे तो बाबा दिखाई भी नहीं करेंगे, खा के चुपचाप सो जाते हैं, लेकिन रहेंगे जरूर। मेन जगह किसका साइन होता है? जोर से बोलो, फिर से बोलो। मेन जगह किसका नाम लिखा रहेगा? बाबा का। तो जब भी कोई नियम कानून बनता है तो अंतिम रूप से मोहर कौन लगाता है? जोर से बोलो। अभी यहां प्रमाणित माना जाएगा। और राज्य में होगा तो जोर से बोलो, ठीक है ना? सामान्यतः कानून बनाने की प्रक्रिया कहां शुरू होती है, फिर कहां पहुंचती है? जोर से बोलो। लेकिन अंतिम मोहर कौन लगाता है? फिर से बोलो। उसी तरह राज्य में कहां शुरू होगा? फिर से बोलो। फिर कहां पहुंचेगा? कहां पे? अंतिम मोहर। लग गया तो कानून। समझ में आ रही बात? यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। कठिन है कि आसान है? टाइम ज्यादा हो गया? अच्छा, हमारी घड़ी स्लो चल रही, तेज चलो भाई। तो चलिए, आज हम फालतू बात करते हुए शादी ब्याह, ब्रह्मा विष्णु महेश, संसद, विधायिका के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन इससे कम से कम आपके 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और एग्जाम में उठा के अभी देखिएगा, 3 दिन पढ़ाऊंगा, 4 दिन आपको, तो आपको लगेगा पॉलिटी का आधा प्रश्न तो आप ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, जबकि अभी लिखाया पढ़ाया कुछ नहीं।
तो कल हम लोग जब मिलेंगे तो कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो कल हम लोग इस वाले वर वधू पक्ष के बारे में पढ़ेंगे, कार्यपालिका के बारे में। किसके बारे में? तो कल हम लोग कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। आप तैयार रहिएगा, कॉपी किताब लाने की जरूरत नहीं है, बस कथा कहानी सुनते रहिए, दिमाग में बैठ जाएगा सब। ठीक, तो कल मिलेंगे इसके आगे हम लोग 9:30 बजे, तो एकदम सही वक्त पे आप आ जाइएगा। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत। और जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं एक बार, ठीक, थैंक यू।